हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अगेन। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि बेटा हमने सरफेस केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे जो नेक्स्ट यूनिट आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी नेक्स्ट यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्यों सीख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स को, क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और क्यों सीख रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स को क्यों पढ़ते हो आप, केमिकल काइनेटिक्स को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जैसे आप 11th क्लास के अंदर हमारे पास टॉपिक होता है, जैसे एक होती है थर्मोडायनेमिक्स, एक होती है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक जो है हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बताते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि भाई ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये बातें बताते हैं ना। इक्विलिब्रियम्स की रिएक्शन किस कब दोनों का रेट बराबर हो जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए इक्वेशन। बट जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, स्पीड ऑफ रिएक्शन है, उसको ये बताने में मतलब नहीं बता पाई। जो हमारी थर्मोडायनेमिक है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन है या कैसे उसका उस पर रेट क्या इफेक्ट करता है, किस मैकेनिज्म से रिएक्शन चल रही है, उसका रेट और उसके मैकेनिज्म जो है उसके बारे में आंसर ना देने की वजह से फिजिकल, क्योंकि ये दोनों फिजिकल के अंदर आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स भी और जो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम है या फिजिकल इक्विलिब्रियम है, तो ये भी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच की पार्ट है आपके पास, और केमिकल काइनेटिक्स जो आता है वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में ही सीखी जाती है केमिकल काइनेटिक्स में। तो इसका मतलब जो ये कुछ जनरल बातों के बारे में डिस्कस ना करने की वजह से हमने एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया, और जो नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है आपके पास वो थी केमिकल काइनेटिक्स। तो हम सीखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। It is the branch of physical chemistry it is the branch of physical chemistry with study of, किसके बारे में स्टडी करवाती है, स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल reaction and the mechanism by which the reaction proceed। किस मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है आपके पास, ये जो जानकारी, मतलब किस मैकेनिज्म, कैसा मैकेनिज्म हो रहा है उसके अंदर, कि वो स्लो स्टेप में है, फास्ट में है, ये सारी जानकारी जो देती है वो कौन, आपकी केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हमने यही बात सीखी है कि केमिकल काइनेटिक्स क्या बताती है। केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि किस रिएक्शन का रेट कैसा है, कि केमिकल रिएक्शन को रेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो बताती है। दूसरा, वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रही है उसके बारे में जानकारी। तो दो बातों के बारे में जानकारी देती है, उसके रेट के बारे में, सेकंड मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से आपकी रिएक्शन हो रही है। तो हमने दोनों बातें सीख चुके हैं। उसके बाद हम जैसे आप देखते भी जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जनरल बातें करते हैं, जैसे ये भी इंट्रोडक्शन के अंदर आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन, क्लासिफिकेशन डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमारे पास कुछ रिएक्शन क्या होती हैं, वेरी फास्ट होती हैं, जैसे तीन टाइप की जनरल रिएक्शन पढ़ते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। फर्स्ट वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड स्लो रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। मतलब एक तो बहुत फास्ट तेज, एक बहुत धीमे,
एक ना धीमे ना तेज, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, तो वो मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है। जो स्लो रिएक्शन है वो बिल्कुल धीमी धीमी चलती है। वेरी फास्ट रिएक्शन मतलब जिनके अंदर कंप्लीट होने में 10 की पावर मतलब बहुत ही कम टाइम लगता हो, कुछ ही सेकंड के अंदर ही एकदम इमीडिएटली जो रिएक्शन हो जाती हैं वो फास्ट रिएक्शन होती है। अब वो कौन सी, जैसे आप 10th क्लास में भी एग्जांपल पढ़ते थे कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, तो आपके पास बन जाता है AgCl प्लस NaNO3, NaNO3, ठीक है। तो यहाँ पे एक पीपीटी बन जाता है व्हाइट प्रेसिपिटेट जो किसका होता है, सिल्वर क्लोराइड का। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है वेरी फास्ट रिएक्शन का। अब स्लो रिएक्शन का तो वही आपके पास है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगता है एकदम तो नहीं लगता, नहीं लगता ना, थोड़ा टाइम के बाद लगता है। टाइम का मतलब उसके अंदर 5 महीने भी लग जाते हैं, 6 भी लग जाते हैं, ठीक है, 1 महीने भी लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं, मतलब एक लंबा टाइम भी लगता है, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करता है लोहे की क्वालिटी पे। अगर उसमें इम्प्योरिटी पहले से ज्यादा हो तो जंग लगे ज्यादा जल्दी लगेगा, अगर वो अच्छी क्वालिटी प्योरिटी का हो तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। मॉडरेट स्पीड रिएक्शन का मतलब जैसे मैंने लिया इथाइल एसीटेट, और ये मैंने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी उसके अंदर। कैसे हाइड्रोलिसिस कर दी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। बस ये रिएक्शन दोनों साइड में चलती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये इथाइल है भाई, C2H5 को बोलते हैं इथाइल, और बेटा ये आगे का पार्ट उसको बोलते हैं एसीटेट, CH3, जैसे एसिटिक एसिड होता है ना CH3COH, तो मैंने H हटा दिया, तो H हटाने के बाद जो इधर वाला पार्ट है उसको एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये इथाइल था, ये आगे एसीटेट हो गया। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो आप, कर दो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे इसमें प्रोडक्ट बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH। मतलब जब आपने, ये कौन है, ये एस्टर था, ये एस्टर एसिड होता है RCOR, दिख रहा आपको नीचे नहीं दिख रहा, एसिटिक तक दिख रहा है ना। मैं बात कर रहा हूँ एस्टर, ये होता है आपका, ठीक है, ये एस्टर होता है RCOOR। तो बेटा ध्यान रखेंगे, ये आपके पास एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, तो ये एक रिएक्शन है वो मॉडरेट स्पीड रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो मैं ये बातें हमने जैसे पढ़ी कि भाई अलग अलग रिएक्शन के अलग अलग रेट हैं, जैसे एक रिएक्शन बहुत फास्ट रेट से चल रही है, एक स्लो से चल रही है, एक मॉडरेट स्पीड से चल रही है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है तो क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट है उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट में बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं, और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन का मतलब जो प्रोडक्ट में बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड जुड़ेगी जब भी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो अलग अलग रिएक्टेंट के लिए अलग अलग अमाउंट को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग रिएक्टेंट के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और फिर उतनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें जो रिलीज होगी जो आपके पास उसके अंदर बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के अंदर, क्योंकि स्टार्टिंग जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी की तो जरूरत होगी ना, वहां पे क्या होगी, जब बॉन्ड बन रहा है, जैसे मान लो चौक के अंदर बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बनेगा जब तो क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना जोड़ने के लिए इसके। और फिर क्या हो रहा है आपके पास, पहले तो हमने इसको ब्रेक किया है, इसको क्या कर दिया, मान लो इसको तोड़ दिया, तोड़ने के लिए एनर्जी क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, ठीक है, क्या पड़ी, हमें एनर्जी की जरूरत पड़ी आपके पास। तो अलग अलग रिएक्टेंट के अंदर अलग अलग अमाउंट को एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए रिएक्शन के डिफरेंट रेट होते हैं। दूसरा भाई इस रिएक्शन ये फास्ट क्यों हुई, ये रिएक्शन फास्ट क्यों हुई, क्योंकि ये आयनिक रिएक्शन है। कैसी है, आयनिक। और आयनिक रिएक्शन को जैसी एक्वस कंडीशन में लेते हैं ना, तो हमें अब बॉन्ड को ब्रेक और फॉर्म करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही आयन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे पानी में डालोगे आयन में टूट गया। अब आयन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज का मतलब पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ भागेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ भागेगा। आयन का एक्सचेंज हो गया
तो रिएक्शन फास्ट हो गई। इसलिए आयनिक रिएक्शन फास्ट क्यों है? क्योंकि इसलिए फास्ट है कि जैसे ही वाटर के अंदर लोगे एक्वस सॉल्यूशन में लेते हो, आयन में स्प्लिट हो जाती है, और आयन में स्प्लिट होने के बाद वो आयन को कर लेते हैं एक्सचेंज, इसलिए फास्ट रिएक्शन। ठीक है, ये सब जर्नल बातें हैं, जर्नल इंट्रोडक्शन है। अब हम जो इस चैप्टर का मेन मतलब समझो, अब यहां से इसका टॉपिक मेन स्टार्ट हो जाता है आपके पास। ये सब जर्नल बातें थी। अब आप दिमाग में ध्यान रख ले, गौर दे थोड़ा सा। सबसे फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर टॉपिक स्टार्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से आपका चैप्टर मेन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बजाय बता ही देते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और आपके पास इसके अंदर रेट कैसे हम डिफरेंट जो आपके पास रिएक्शंस का रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके पास इसके अंदर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड फॉर्म कैसे होती हैं वो भी बताएंगे। ठीक है, तो देखो आपके पास तो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the change in concentration, it is defined as the change in concentration of product reactant, और या तो रिएक्टेंट की हो सकती है या किसकी, प्रोडक्ट की, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। जैसे आप भाई देखो भाई, आप स्पीड, जैसे कोई व्हीकल है क्या कैसे होता है, तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो करते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स के अंदर क्या है, हमें भी रेट बताना है, हमें भी क्या बताना है, रेट का मतलब यही तो चल रहा था भी कि भी कोई फास्ट है, कोई स्लो है, कोई मॉडरेट है। तो ये तो हमें अपने कमर्शियल व्हीकल है उसके बारे में बताते हैं, उसकी स्पीड जो है वो कोई भी हो सकता है, ट्रेन हो सकती है, बस हो सकती है, कार हो सकती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें अपनी रिएक्शन का रेट बताने के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर क्या बताते हैं भाई, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और वो मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया है भाई, प्रोडक्ट के लिए अलग बात है और रिएक्टेंट के लिए अलग है। क्या बात अलग है भाई, वो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा R कन्वर्ट इनटू P, भाई ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ये तो क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। वो ये कहता है कि भी चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को ध्यान रखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में चेंज को लिखते हैं d/dt से। जैसे आप वो करते हो ना डिफरेंशिएशन के अंदर d/dt, और जो भी रिएक्टेंट है, जो भी यहाँ पे होता है रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट है, उसको हम कंसंट्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। भाई कंसंट्रेशन चाहिए प्रोडक्ट की हो चाहिए रिएक्टेंट की हो, उसको किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा। तो ये लिख दिया मैंने R। अब ये कहता है कि भाई आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, जैसे मान मैंने लिखा है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट के लिए। और अगर मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए, तो बात तो यह है कि इसको भी चेंज से लिखना है, इसको भी किससे लिखना है, चेंज से। चेंज का मतलब d/dt, d/dt। ठीक है, और भाई प्रोडक्ट के लिए लिखना तो p प्रोडक्ट में लिख रखा मैंने, p लिख दिया मैंने, और चेंज को लिखते हैं d/dt से, d/dt से। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना कि रिएक्टेंट की साइड में यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करना है और प्रोडक्ट की साइड में ऐसे प्लस का साइन इंडिकेट करना है। क्यों करना है भाई, ये क्यों करना है, प्लस और नेगेटिव साइन? तो ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाती है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, इसकी क्या होगी, इंक्रीज। इसकी क्या होगी, इंक्रीज। इसकी तो डिक्रीज होती जाएगी, इसकी इंक्रीज। इसलिए भाई जिसकी इंक्रीज होती गई उसमें हमने प्लस साइन लिखा दिया, और डिक्रीज होती है तो उसको माइनस साइन दिखा दिया। क्या दिखा दिया, माइनस। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में डाल लेना कि रिएक्टेंट जो है वहां पे माइनस साइन है और प्रोडक्ट है वहां पे प्लस साइन करना है। क्यों करना है भाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रही है, इसलिए जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज है उसको माइनस से, और जिसकी इंक्रीज हो रही है उसको प्लस से। बट लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो पॉजिटिव होती है। वो क्या होगी, पॉजिटिव।
और वो पॉजिटिव कैसे होगी, क्योंकि जब हमें इसमें देखो ये तो पॉजिटिव है ही है, ये तो पॉजिटिव है ही है, और यहाँ की अगर हम बात करते हैं, जैसे ये तो हमने रिप्रेजेंटेशन है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन दे विल बी द रिप्रेजेंटेशन। क्या है? रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि जब मैं कंसंट्रेशन का चेंज ऐसे करूंगा ना, C2 माइनस C1 अपॉन में T2 माइनस T1, तो जब इस C2 में से C1 को घटाऊंगा तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या बना देगा, उसको प्लस कर देगा। क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ये कैसे प्लस होगा आगे जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। मैंने सिर्फ आपको समझाया है, ये किस लिए बताया है, वो इसलिए बताया है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव ही होती है हमेशा। क्या होती है? पॉजिटिव। ये जो साइन कर रखे हैं, ये साइन ये बता रहे हैं कि एक्सप्रेस कर रहे हैं भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, तो उसको इंक्रीज को प्लस साइन से और इसको माइनस साइन से। और भाई सोचो भी सर ऐसे ग्राफ से बताओ, देखो हमने ऐसे कर दिया, ये बेटा कंसंट्रेशन है, ये टाइम है, तो एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी। ये किसके लिए है? रिएक्टेंट के लिए। ये किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए। तो देखो रिएक्टेंट ऐसे डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इधर है कंसंट्रेशन, इधर टाइम। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। ठीक है, तो प्लस और नेगेटिव साइन क्या है? ओनली रिप्रेजेंटेशन है। क्या रिप्रेजेंटेशन है भाई? ये बता रही है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है। और भाई चेंज वो किससे लिखते हैं? जैसे इसमें हमने एक वर्ड यूज किया ना, डिफाइंड द चेंज, चेंज को d/dt से लिखते हैं। रिएक्टेंट के लिए वो चाहिए, प्रोडक्ट के लिए वो। पर मिनट टाइम, टाइम का मतलब नीचे टाइम आता है। इसका मतलब क्या आ गया भाई? जो नॉर्मल सी अगर बात करें हम कि भी जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, मान लो मैं रिएक्टेंट का लिखना है तो अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम आपके पास। ठीक है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के लिए तो चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपॉन टाइम, रिएक्टेंट अपॉन है टाइम आपके पास। अगर मेरे को किसके लिए लिखने हो रेट ऑफ रिएक्शन, किसके लिए लिखने हो? प्रोडक्ट के लिए, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन है टाइम। तो इसका मतलब सीधा सही आ गया भाई, कंसंट्रेशन के नीचे क्या है? टाइम है। कंसंट्रेशन के नीचे क्या है? टाइम। वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की हो सकती है और प्रोडक्ट की हो सकती है। अब भाई यूनिट क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बेटा कंसंट्रेशन को किस में लिखते हैं? मोल एल इनवर्स। कंसंट्रेशन को इसी में लिखते हैं ना, मोल एल इनवर्स। कंसंट्रेशन की यूनिट यही होती है आपके पास। अब कंसंट्रेशन की यूनिट कैसे? जैसे 11th क्लास में हमने आपको बताया भाई मोलरिटी, मोलेलिटी, ये बातें की होगी ना, नॉर्मलिटी, तो वहां पे वो सब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ही टर्म है आपके पास। ठीक है, जैसे मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऊपर हमने क्या बोली लाइन? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर। तो भाई लीटर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स। ऊपर क्या है? मोल है, तो कंसंट्रेशन की मान क्या होगा? मोल एल इनवर्स। नीचे क्या भाई? टाइम है। नीचे कौन है? टाइम। टाइम किस में लिखते हैं? सेकंड के अंदर। टाइम किस में लिखते हैं? सेकंड में। तो यूनिट क्या बन गई? एम एल इनवर्स एस इनवर्स। तो ये बात आप अपने माइंड में रखना। क्या माइंड में रखेंगे कि भाई आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट है? रेट ऑफ रिएक्शन की क्या यूनिट है? मोल एल इनवर्स एस इनवर्स, मोल एल इनवर्स एस इनवर्स। ठीक है, अब तक हमने देखो इसमें ये सीखा है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन होती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यही बात सीखी ना। दूसरा हमने सीखा था कि भाई रिएक्टेंट साइड में माइनस साइन, प्रोडक्ट साइड में प्लस लगाना। इन साइन का मतलब क्या है भाई? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो माइनस साइन से करो, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ती है तो प्लस साइन से करो। ठीक है, अच्छा फिर मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होते हैं हमेशा। ठीक है, वो मैंने बताया भी था अभी, जब हम कंसंट्रेशन के टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू नेगेटिव आएगी और एक नेगेटिव आगे होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे आप।
अच्छा, अगर मान लो ये रिएक्शन, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए थी, अगर ये ही रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए हो, गैसियस टर्म के लिए हो, किसके लिए हो, गैसेस के लिए, तो यूनिट क्या होगी, बस यूनिट में ये चेंज कर देना, गैसेस का मतलब प्रेशर की बात करेंगे तो वहां पे आ जाएगी यूनिट एटीएम एस इनवर्स, एटीएम एस इनवर्स। अगर रेट ऑफ रिएक्शन भाई गैसेस रिएक्टेंट के लिए हो चाहे प्रोडक्ट के लिए हो, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए इन टर्म ऑफ गैसेस रिएक्टेंट के लिए हो या रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ गैसेस प्रोडक्ट के लिए हो, तो बेटा उस केस में यूनिट होगी एटीएम एस इनवर्स, एटीएम एस इनवर्स। मैंने बताया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ गैसेस रिएक्टेंट के लिए हो या रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ गैसेस प्रोडक्ट के लिए हो, तो बेटा यूनिट होगी एटीएम एस इनवर्स, एटीएम एस इनवर्स। ठीक है, और भाई अगर सॉल्यूशन के टर्म में हो तो फिर यूनिट होगी मोल एल इनवर्स एस इनवर्स। ओके, अब देखो एक रेट लिख के दिखाते हैं, कैसे लिखते हैं रेट। जैसे मैंने लिखा PCl5 कंट्रोल होगा PCl3 प्लस Cl2 प्लस Cl2, ये कोई रिएक्शन, इसका आपको रेट लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, देखो ये बेटा इस साइड वाली टर्म रिएक्टेंट है और ये वाली टर्म क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट आपके पास। ठीक है, तो भाई रिएक्टेंट को लिखना है, रिएक्टेंट टर्म d/dt, और रिएक्टेंट साइड में क्या लगाते हैं, माइनस का निशान। जो भी पर्टिकुलर टर्म है आपके पास कंसंट्रेशन टर्म, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में PCl5, ठीक है, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, मतलब हम आगे इसकी तरफ, बीच में कोई वो नहीं, अगर एक रिएक्टेंट और होता तो फिर बराबर का निशान, मतलब बराबर करके ऐसे लिखना है आपको। अब जैसे इसके लिए क्या करेंगे, d/dt PCl3 आपके पास। अब ध्यान रखेंगे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट में है, फिर बराबर का निशान। ये रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका है, d/dt फिर प्लस का निशान, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये जो मेरे पास, तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखना है। अगर मान लो इक्वेशन ये है 2N2O5 4NO2 प्लस O2, 2N2O5 4NO2 प्लस O2। अब दिक्कत ये आ गई, जैसे मान लो ये इक्वेशन तो मैंने ऐसे ली थी जिसमें आगे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं थे, और ये मैंने ऐसे ली भाई, इसके 2 मोल जब लेता हूं तो 4 मोल NO2 के बनते हैं और 1 मोल O2 का बनता है। ये कहता है कि भाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के 2 मोल लेता हूं तो सिर्फ 4 मोल तो NO2 के बनते हैं और 1 मोल O2 का बनता है, ये बात है ना। अब भाई प्रॉब्लम ये आ गई भाई, इस इक्वेशन को केमिकल काइनेटिक्स के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। केमिकल काइनेटिक्स में अगर हमें इसका रेट लिखना हो तो मैं इस इक्वेशन के रेट को कैसे लिखूंगा, इस इक्वेशन के रेट को कैसे लिखेंगे हम। तो बिल्कुल आसान तरीका, ये तो मैंने आपको सिखा दिया, पर रिएक्टेंट साइड में माइनस लगाना है और प्रोडक्ट साइड में प्लस लगाना है। ये बात तो क्लियर होगी ना सब बच्चों को, तो भाई रिएक्टेंट साइड माइनस और प्रोडक्ट साइड प्लस लगाना और d/dt करके लिखना होगा, ये बात भी होगी। दूसरा, अब ये बोले कि भाई ये जो, जैसे ये स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट किस लिए लगते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ताकि यहाँ पे भी n 4 हो, यहाँ पे भी 4 हो, ऑक्सीजन 10 हो, इधर भी 10 हो, यही करते हैं ना बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। अब बोले भाई ये चीज सारी इक्वल रहे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी, तो उसके अंदर रेट को क्या करोगे, तो उसने ये बताया कि जो भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, जो भी आपके पास पर्टिकुलर कंपाउंड है या जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट है या मॉलिक्यूल है, उसके आगे जो भी स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको, मतलब ये नंबरिंग अगर जो दिखती है, इनको स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। इनको 1/, करके लिखोगे हमेशा। कैसे लिखेंगे, 1/, करके। और वो देखो कैसे, अभी बताता हूँ। जैसे ये तो मेरे को पता ही है कि रिएक्टेंट साइड क्या लगाना है, माइनस, फिर क्या लिखते हैं ऐसे d/dt, N2O5 है तो उसको लिख दो ऐसे, लिख दिया भाई। अब ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/, करके लिखेंगे ऐसे, 1/2। ये केमिकल काइनेटिक्स का के अंदर रेट लिखने का तरीका है, रेट लिखने का तरीका है भाई। एक टर्म को लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, तो क्या आ गया आपके पास, नेक्स्ट टर्म ये आ गई। इसके लिए क्या करेंगे भाई, 1/4
भाई प्रोडक्ट के लिए तो प्लस डी बाई डी टी NO2, डी बाई डी टी NO2, फिर एक और टर्म है तो बराबर का निशान लगाएंगे। अब कुछ नहीं है, मान लो इसका कुछ नहीं है तो रहने दो, डी बाई डी टी और O2 और प्लस का निशान क्योंकि प्रोडक्ट में था। ठीक है, तो ऐसे लिखो यार। जैसे मान लो ये वो करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा H2 प्लस Br2 2HBr, इसके लिए लिख रहा हूं रेट, तो कैसे करेंगे भाई, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, और ये कैसे पता लगा ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है? भाई ध्यान देना, जिस साइड में ऐसे एरो इधर होती है तो ये हमेशा क्या होता है, इधर प्रोडक्ट, और इधर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, टर्म क्या करते हैं, रेट को लिखने के लिए डी बाई डी टी, रिएक्टेंट साइड में माइनस, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में, अब एक और रिएक्टेंट वही बराबर का निशान लगाओ, डी बाई डी टी। अब भाई कौन है, Br2 है, आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो रहने दो। अब इधर चले फिर बराबर है, प्रोडक्ट आ गया, कोएफिशिएंट है भाई 1/2 कर दिया। प्रोडक्ट के अंदर क्या लगाते हैं, प्लस डी बाई डी टी चेंज के लिए, और यहाँ पे क्या आ गया, HBr, क्या आ गया, तो ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। तो ऐसे लिखते हैं रेट को, किसी का भी लिखाना आपको, जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3, तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी टी माइनस का निशान N2 इज इक्वल टू 1/3 माइनस का निशान डी बाई डी टी H2 बराबर का निशान 1/2, प्लस का क्यों लगाएंगे, प्रोडक्ट है भाई, डी बाई डी टी NH3। ठीक है, ये लिखते हैं मैंने रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है, ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक इक्वेशन एक मिनट रुकिए, एक इक्वेशन ऐसे है, मान लो 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव 6 3Br2 और 3H2O और लिक्विड। ठीक है, और इसका रेट लिखना, मान लो लिखो रेट 1/5 माइनस का डी बाई डी टी, Br नेगेटिव है तो नेगेटिव कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर बराबर का निशान डी बाई डी टी, आगे भाई कुछ भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, माइनस का निशान तो लगेगा क्योंकि ये किसमें है, रिएक्टेंट में है, BrO3 नेगेटिव। ओके, फिर भाई बराबर का निशान, एक और रिएक्टेंट है 1/6 रिएक्टेंट में है तो माइनस का निशान, चेंज को किससे लिखते हैं, डी बाई डी टी से लिखते हैं, H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव लिख दो, फिर चलेंगे इधर बराबर का निशान, इसके लिए क्या करेंगे, 3 है तो भाई 1/3, प्रोडक्ट में है तो प्लस का निशान, चेंज को किससे लिखते हैं, डी बाई डी टी से लिखते हैं, जो भी टर्म है उसकी कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर बराबर का निशान, इसके लिए क्या है, अब देखो इसके लिए अगर कभी भी ऐसे H2 लिक्विड के फॉर्म में, अगर गैस की फॉर्म में लिखा हो ना, गैस की फॉर्म में हो तो लिखना आपको, और ऐसे H2 लिक्विड में होता है तो वहां नहीं लिखेंगे। जैसे आपने शायद हमने केमिकल इक्विलिब्रियम करवाया था ना 11th क्लास में, तो वहां पे ये था ना भाई, अगर जो प्योर लिक्विड हो और सॉलिड हो उसकी कंसंट्रेशन क्या लेनी है आपको, 1 लेनी है, क्या लेनी है, 1 लेनी। तो इसी तरह इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वाटर वाले अगर टर्म हो ना, लिक्विड, ये ध्यान रखना लिक्विड लिखा मिलेगा, वहां पे गैस लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, गैस फिर तो जैसे इनको लिखते हैं वैसे लिखेंगे। जैसे मान लो मेरे पास ये बात थी, अगर ये ऐसे गैस में होता तो फिर मैं 1/3 डी बाई डी टी H2 ऐसे लिख देता, गैस में होता तो, बट ये किसमें मेरे पास लिक्विड में है तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिक्विड में है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका चेंज इन कंसंट्रेशन वेरी स्मॉल है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक्सेस में होता है तो इसको नहीं लिखना अब आपको। ठीक है, लिक्विड लिखा हो तो मत लिखना, गैस लिखा हो तो लिख देना, मतलब जैसे इसको लिखते हैं। ओके,
तो ये बात ध्यान देना आप। तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये है बस। अब ये तो हमारे पास हो गया है टर्म। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, जिसमें हमने आप रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छी तरह से सीख लिया भाई कैसे लिखते हैं। भाई रिएक्टेंट साइड माइनस, प्रोडक्ट साइड प्लस करते हैं। स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो 1 बाई करके लिखेंगे, ठीक है। और मैंने एक बात आपको मना की थी भाई, लिक्विड आ जाता है ना कि वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को अगर एक्सप्रेस करें लिक्विड के टर्म में H2O को, तो वहाँ पे उसका चेंज इन कंसंट्रेशन वेरी स्मॉल है, तो उसको नेग्लिजिबल कर देते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो, उसको नहीं लिखना। गैस में हो तो लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये चीज सीखी थी हमने, ठीक है। और ध्यान देंगे यूनिट क्या थी, जो रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या थी, मोल एल ए इनवर्स, मोल एल ए इनवर्स, ठीक है। अगर गैसेस के टर्म में हो, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन भाई इन टर्म ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो यूनिट होगी एटीएम एटमॉस्फेरिक एस इनवर्स, ठीक है। या वही रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ गैसेस प्रोडक्ट के अंदर हो, तो भी आप क्या करोगे, एटीएम एस इनवर्स। और कंसंट्रेशन की टर्म में थी तो मोल एल इनवर्स होगा, ठीक है। तो आज का यहीं तक था, इसको अच्छी तरह से पढ़ें, और जो और भी अगर आपने काम कर लिया पीछे का वो भी रिवाइज करते रहे। थैंक यू।